नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। एक छोटा सा घरौंदा बनाने की हम सबकी चाह होती है और इसी चाहत को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक योजना लॉन्च की, जिसका मकसद था निम्न और गरीब वर्ग के लोगों को मकान मुहैया कराना और साथ ही साथ जो मकान हैं, जो जमीन पट्टी वाले हैं, जो छप्पर वाले, उनके मकानों को दुरुस्त कराना। और अब इसी योजना के तहत पीएम आवास योजना अर्बन के तहत गुजरात के राजकोट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को सम्मानित भी किया, यानी कि उत्तर प्रदेश अब अव्वल नंबर पर है इस योजना में। तो एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और उनकी टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी से अन्य राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे, यानी कि पीएम आवास योजना के तहत जो अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश घोषित किया गया। तो देश के 9 राज्यों में यह लागू है योजना। 305 से ज्यादा शहर और गांव शामिल हैं। निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को घर मार्च 2022 तक 3 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया और 25 जून 2015 को शुरू हुई थी ये योजना। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पीएम आवास योजना अर्बन में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का डंका बजा है। लेकिन क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ और किस तरीके से इसमें योजना में परिवर्तन होगा और सबको लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल आज हमने बुलाया है। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ प्रभाकर पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंशराज दुबे जी हैं, आप प्रवक्ता। वंशराज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और डीआर साहू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डीआर साहू जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शबनम जी, आज तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से खबरें चल रही हैं, ट्वीट चल रहा है, हर तरफ बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में तो सरकार का डंका ही बज गया है, बधाई आपको भी। बधाई। और सरकार कोई काम करती है तो जनता के सहयोग से करती है, क्योंकि ये सरकार जानती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए ये सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार। और जो योजनाएं गरीब जनता के लिए बनाती है उसको धरातल पर 100% उतारने का प्रयास सरकार का लगातार रहा है। केवल इसी में नहीं, आप देखिए बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार देश में प्रथम स्थान पर आती है। अगर आप कहें तो किसान सम्मान योजना का क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। पीएम स्वनिधि योजना में है। गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। खाद्यान्न, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तिलहन के उत्पादन में पहले स्थान पे है। किसान को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से करने में प्रथम स्थान पे है। अभी जो पीएम आवास योजना की चर्चा चल रही है, तो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना के तहत घर में बिजली पहुंचाने का, निःशुल्क बिजली पहुंचाने की जो योजना हमारी है, उसमें प्रथम स्थान पे। तमाम ऐसे क्षेत्र आप देखेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश ने एक बीमारू राज्य से अपने को प्रथम स्थान पे लाने वाला राज्य बनाया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में। तो बीमारियों का अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जेई बीमारी के लिए कई दशकों से उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल लड़ रहा था, उस बीमारी को खत्म करने में करीब करीब योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है। कई बच्चे पूर्वांचल के बिल्कुल इस सराहनीय पहल की अब देखना होगा जनता किस तरीके से सोचती है। प्रभाकर जी, हर क्षेत्र में अब अव्वल, हर क्षेत्र में नंबर 1। जरा मैं सब इधर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा प्रभाकर जी। देखिए आलोक जी, बहुत नकारात्मक बातें और बहुत नकारात्मक माहौल से देश की दशा और दिशा दोनों बदलती है। ये सोचना नहीं चाहिए। जितनी बातें अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा उस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ,
विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन स्व से पूछें कि सिर्फ ये मीडिया के सामने आकर यह कथा के रूप में बांटने के लिए अधिकृत हैं, आकि इसमें कुछ मनन चिंतन करने के लिए भी अधिकृत है। इसका जवाब ये दे देंगे जब इनकी बारी आएगी। तो अभी इन्होंने गिना दिया जितनी योजनाएं, बीमारी का नाम भी इन्होंने लिया। दो बातों पर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा। भाई, कोई भी सरकार पूर्व में प्रदेश पर सत्तासीन रही तो क्या वह सरकार इस राज्य को बीमारू कर दिया सरकार ने? ऐसा नहीं है। यह टिप्पणी अशोभनीय है। जो भी सरकार रहती है अपनी क्षमता, अपनी क्या कहते हैं सार्थक प्रयास से प्रदेश या देश को आगे बढ़ाना चाहती है आलोक जी, ठीक? तो कभी जो है प्रदेश बीमारू नहीं रहा। ऐसा नहीं कि आपके आने के बाद ये रुग्ण मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी बीमारी का नाम ली। भाई, इतनी ही सचेष्ट यह सरकार है, बीमारी पर सचेष्टता पूर्वक इलाज करने के लिए आलोक जी, तो न्यायमूर्ति द्वय ने, डबल बेंच ने, चीफ जस्टिस और एक न्यायमूर्ति और, उन्होंने अभी कल टिप्पणी किया है इस बात को कि भाई हमको उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि डेंगू के उपचार के लिए आपकी कितनी सार्थक प्रयास आप द्वारा हो रही है बीमारी के नाम पर। आलोक जी, एक सेकेंड, कितनी सार्थक प्रयास आप कर रहे हैं? भाई, कोई आपके अंदर कमी नहीं होती तो ऐसा है कि आम व्यक्ति जाके अगर PIL दाखिल कर रहा है माननीय उच्च न्यायालय में, जनहित याचिका दाखिल कर रहा है, तो कम से कम उस पर कोर्ट ने सुनवाई करके यह बातें कही, तो क्या यह आपकी बात उचित हुई या अनुचित हुई? तो भाई, कथा बाँचना अलग बात है, लेकिन उसको उसकी सार्थकता को सिद्ध कर देना। आलोक जी, एक मैं कहूँगा पांडे जी के लिए कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। तो भैया, ये तेल फुलेल गुलेल ये सब लगाकर ये जो नकली वातावरण भाजपा द्वारा तैयार की जा रही है आलोक जी, उस पर हमको जो है आपत्ति है और उस पर विरोध है। आप सही बात करें, हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सही और गलत बात की बात यहाँ पर आ रही है। मैं एक बार DR साहू जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा वंशराज दुबे जी, जरा मैं आपकी भी टिप्पणी एक लेना चाहूंगा इस पर। लगातार आपने भी तमाम सारे अपने मॉडल पेश किए, लेकिन अब लगातार सरकार भी कई मामलों में, अब यूपी सरकार की अगर मैं बात करूं तो अव्वल है, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, एक तरीके से कहा जा सकता है। देखिए आलोक भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार अपने एक राज्य सरकार की, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तारीफ कराने वाली सरकार भी भाजपा की सरकार है, तारीफ करने वाली सरकार भी भाजपा की सरकार है। तो इसमें मैं थोड़ा सा देख रहा था कि किस तरीके से आज जो पीठ थपथपाने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और देश में आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो PM है बनारस से। ये खबर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, बनारस से ये खबर है। इस खबर में लिखा है कि PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आवास आवंटन मामले में भ्रष्टाचार, 10 इंजीनियर बर्खास्त हुए। ये खबर थी बनारस की। आज ये दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं, ये मैनपुरी की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आया भ्रष्टाचार, अपात्रों को दिया गया लाभ, जांच के बाद 5 अधिकारियों पर गिरी गांच। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आ जाइए, बस्ती की खबर है। बस्ती में PM आवास योजना में लगा भ्रष्टाचार का दीमक, 3 अपात्र परिवारों को दिया गया घर, 2 JE सस्पेंड। उसके बाद आ जाइए गोरखपुर, जो योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। PM आवास योजना में भ्रष्टाचार, CM योगी के आदेश पर शुरू हुई जांच। अब आ जाइए आप, एक खबर है, इसमें भी लिखा है कि दूसरे की भूमि दिखाकर हासिल किया गया PM आवास का धन। तो ये तो रहा सच्चाई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बखान, जो पीठ थपथपाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। हाँ, लेकिन डंका एक चीज में बज रहा है आलोक, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिएगा। बिल्कुल। डंका किस चीज में बज रहा है? डंका बज रहा है महिला अपराध में। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कही जाती है, लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश के अपराधों की राजधानी कही जाएगी तो वो भी लखनऊ के हिस्से में जाता है। 72 घंटों में 3 जो है घटनाएं हमारे आपके सामने आई, जब बलात्कार की घटनाएं आपने देखा। सुल्तानपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 दर्जन जनपद पिछले 2 महीने में किस तरीके से महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल 1.5 दर्जन जनपदों में बना हुआ है।
नंबर 1 किस पे है? उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने दौरा किया और दिखाया कि कितनी बर्बादी है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की। नंबर 1 किस में बन रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन बड़ी बात है कि जो चीजें अब सामने तो कम से कम आ रही, बड़ी बात यह है कि जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक उनमें परिवर्तन कैसे होगा, उनमें सुझाव कैसे दिए जाएंगे, दुरुस्त कैसे किया जाएगा, बड़ी बात यह है। चीजें सामने आ रही हैं। मैं अब जरा डीआर साहू जी के पास आ रहा हूं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। डीआर साहू जी, जो तमाम सारी योजनाओं को लेकर के जब हमने बात की, चाहे वो कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने बेहतर काम किया, और अब देखिए अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से जो चीजें आ रही हैं फल हैं, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, कुछ चीजें ट्रैक पे आ रही, तो कम से कम हमें प्रशंसा तो करनी चाहिए। बाकी सुझाव, प्रशंसा, आलोचनाएं अपनी जगह हैं। देखिए, विकास और लोकतंत्र ये दोनों एक तरह से दोनों को मदद करते हैं। लोकतंत्र विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वजह से जो सत्ता में लोग हैं वो शासन में हैं, और शासन के जो सत्ता में रहते हुए विकास के आधार पे जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है वो अंत्योदय की बात करते हैं। जी जी। और इसी तरह से बहुत सारे सरकार पहले भी रहे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी तरीके से प्रगति काम किया, जिसमें कि आप पूर्व वक्ता हमारे पांडे जी कह रहे थे। बात वो नहीं है, बात यह कि जब उत्तर प्रदेश में एक ही बात है, जब 2017 से 2022 की सरकार और 22 के बाद हम लोग देखने की एक सरकार फिर आए, और उसके आधार पे यदि हम देखेंगे तो उसमें ये लग रहा है लाभार्थियों का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम सभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनपुट और आउटपुट के आधार पे जो उसका जो आउटकम है, उसकी आधार पे हम देख रहे हैं कि लाभार्थियों की वजह से जो जनाधार है, इनकी परसेंटेज है, जीतने की जो प्रतिशत है और जो मतदान का जो प्रतिशत है, उसमें आप देखेंगे काफ़ी बढ़ोतरी है, और उसकी वजह से वो दोबारा फिर सत्ता में आए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं विकास की कार्यक्रम तो हो ही रहा है, लेकिन विकास के कार्यक्रम में जो कमियां है, उस कमियां उससे पहले भी जो सरकार थे उस समय भी थी, अब भी है। लेकिन बात यह कि कौन कर रहा है इस तरह की चीज़ें? वही हम ही लोग कर रहे हैं। तो हम ही लोगों के बीच में हम ही लोग हैं, और उसके साथ साथ जांच भी हो रहा है। तो मानना यह है कि जो कार्यक्रम सही हो रहा है उसको तो हम लोग देखें, और जो कमियां हैं उसके सुझाव के रूप में बिल्कुल, यानी कि कमियों पर भी बात हो, बस चीजें हैं उनकी सराहना भी हो। और जहां तक बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता सरकार ने जो सरकार बनाया गया है, उसमें मतदान के आधार पर बनाया गया है। और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव की जो सफलता है, चाहे वो योगी सरकार की हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें एक चीज़ हमने देखा कि लाभार्थियों को कहीं ना कहीं ये बेहतर व्यवस्था के रूप में दिखाई दिया। विभिन्न तरह की योजनाओं में, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जो आवासीय योजना है, तो ये कुछ ना कुछ एक आकांक्षाएं और उस तरह से कुछ चीज़ों में सफलता हुई है, और हो सकता है कि उम्मीद, लेकिन ये है कि कमियां जब आती है तो उस कमियां में एक होता है कि जब सरकार हो जाता है तो उम्मीदें बढ़ जाती है। उस उम्मीदों में जब खड़े उतर नहीं पाते हैं तो फिर वो विपक्ष उनकी कटघरे में लाते हैं, और उसके साथ साथ 2024 में ये फिर उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में चुनाव के माध्यम से फिर ये अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और अपना मतदान के आधार पे अपना निर्णय देंगे। विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है कि जो कमियां हैं उनको भी साथ में, और हम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी उसका निर्वहन करते हैं। जब अगर तारीफ की बात है तो शबनम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर के। सराहना की, अगर यूपी का डंका बज रहा है तो हमने उसकी सराहना भी की, लेकिन बात जब हम कर रहे हैं कमियों की, क्योंकि लूप होल सब जगह होते हैं, मैं जरा आपसे कोई बहुत ज्यादा पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं शबनम जी, मेरा सवाल आप ध्यान से सुनिएगा कि किसकी सरकार में क्या हुआ, पिछले शासन काल में क्या हुआ। जब हम सराहना कर रहे हैं तो इसलिए हमें कमियों को भी गिनाने का और सवाल पूछने का पूरा हक है। बाराबंकी में कभी जाकर के अभी आपने देखा भी, बस कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ हफ्ते 10 दिन पहले की, वहां पर जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, किस तरीके से जो घाघरा, सरयू और इन सब ने अपना कहर बरपाया है। पूर्वांचल में जाकर के देखिए, जब गुंडाग में, बहराइच में, वहां पर क्या असल तस्वीर नजर आ रही है। फिर पीठ जरा थपथपाइएगा।
देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे जो बाढ़ की विभीषिका थी वो 20 जिलों में लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दी। हाँ। लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार लोगों के साथ रही। इस बात से मैं कहीं इनकार नहीं करती कि जो सरकार विकास करेगी तो समस्या आएंगी और समस्याओं का समाधान करना और जो कमियां हैं उस कमियां को खत्म करना सरकार की पूरी जिम्मेदारी, और हमारी सरकार इस बात को जानती है। अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कमियां निकाला तो कमियां को खत्म करने का काम भी स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। अगर कहीं महिला अपराध कहीं पे हुआ है तो उधर अपराधियों को पकड़ने का काम भी पुलिस प्रशासन ने उतनी ही मुस्तैदी के साथ किया है। जबकि ये हम सभी को याद है कि पिछली सरकारों शबनम जी फिर बात घूम फिर के पिछली सरकारों पर क्यों आ गई? मैं तो बाढ़ प्रभावितों की सिर्फ बात कर रहा हूं। उनके लिए क्या वही एक मोमबत्ती बिस्किट के पैकेट और अनाज बंटवा दिया, इतिश्री कर ली, बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार ने खाद्यान्न वितरण के साथ साथ दवाओं का वितरण किया है और जो वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावनाओं को देखते हुए छिड़काव का प्रबंध किया। जिनके खेत पानी में डूबे हैं और जिनके उपज की जो क्षति हुई है उसके लिए भी क्षतिपूर्ति के लिए अनुमन्य अनुदान देने का कार्य भी सरकार ने सर्वे के तहत सर्वे करने के बाद सब कुछ सर्वे पर हो रहा है। लेकिन कभी तो, जा करके शबनम जी आप देखती तो शायद आप इस सवाल का जवाब किसी और तरीके से देती। देखिए हर कार्य एक समय करने में समय लगता है और सरकार लगातार प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी है। सरकार के प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में भी हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इसका निरीक्षण और समीक्षा करते हैं। वंशराज जी देखिए, तो अब मैंने सवाल किया पूरा जो कमियों को लेकर के, अब सीधा साथ को आके वंशराज जी सवाल का जवाब दीजिए। सरकार लगातार जा रही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, उसके बाद अब किस तरीके से प्रयासों में कमी है? जी वंशराज जी की बात सुनेंगे। जी आलोक जी, हाँ। आलोक जी, मैं आपको खास करके मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत तीखा सवाल और जायज सवाल आपने। सर हम तो जनहित से जुड़े सवालों को पूछते हैं, वो तीखा फिर वो चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे वो विपक्ष के लिए हो। जी, और शबनम जी की तारीफ भी करूंगा, वो बहुत बेबाकी से सवाल का जवाब भी देती है पूरी। जी वंशराज जी अपनी बात रखिए। हाँ जी 21 जनपद आज उत्तर प्रदेश के आलोक जी आज बाढ़ ग्रसित है और जिस बात के लिए शबनम जी यहाँ अपने प्रशासन को वाहवाही दे रहे हैं कि प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है। आप सोचिए अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल हुआ था लेकिन जमीनी सच्चाई सबको पता है कि एक वहां का प्रशासनिक अधिकारी कह रहा है कि हम जोमेटो वाले नहीं हैं कि जो आपके घर घर लाकर व्यवस्था पहुंचाएंगे। इनका एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कैमरे के सामने वो पीड़ा अपना व्यक्त कर रहा है कि आज हम असहाय हैं, मुख्यमंत्री जी से लेकर यहाँ का प्रशासन हमें सुन नहीं रहा है, बाढ़ में किस तरीके से हमारी जनता तड़प रही है। तो ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन स्वयं कर रहा है। किस बात की आप पीठ थपथपा रही है? भ्रष्टाचार की बात पे। आप सोचिए अभी बारिश हुई है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका डंका नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनाव भर बजाया, लेकिन वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप सोचिए 20 फीट नीचे घुस जाता है। आप कितना बड़ा शबनम जी, ये ऐसे सवाल हैं जो पिंच जरूर कर रहे हैं लेकिन जवाब देते नहीं बन रहा होगा आपसे। जल्दी से शबनम जी 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड चलिए ठीक है, 10 सेकंड बाद अपना जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड बाद। जी वंशराज जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। एक्सप्रेस वे, हाँ आलोक जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोदी जी एक हफ्ते पहले उद्घाटन करके जाते हैं, 65 जगह से वो एक्सप्रेस वे धंस जाता है। किस बात की आप पीठ थपथपा रही है? आप सच्चाई स्वीकारिए कि हमारी सरकार पिछले 6 साल में कुछ नहीं कर पाई और हर बार आप अपनी पूर्व सरकारों के पास चली जाती हो। अरे पूर्व सरकारें निकम्मी थी, तभी जनता ने आपको मौका दिया। हम बात ही नहीं कर रहे पूर्व सरकार की क्या था, हम तो बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को। और सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाएं जिनके लिए चलाई जा रही हैं उनको उनका लाभ मिले, मकसद हमारा यही है। शबनम जी देखिए, अगर ये किसी भी कमियों को केवल गिना के सोचते हैं कि सरकार की आप सरकार पे प्रहार कर सके, तो इन्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी सरकार कार्य करती है तो उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देता है? जनता देती है। और जनता ने 37 साल बाद जिस सरकार को फिर से स्थापित किया, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया, वो केवल हवाई बातों से नहीं होती है। जो लाभार्थी शब्द आज लगातार सभी के मुख पे है, उसकी वजह यही है, जो हमारा जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो लाभार्थियों तक पहुंचा है
और जहां अब पात्रों को अगर कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी के मिली भगत से मिलने की सूचना आई, उस पर त्वरित उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई, क्योंकि ये समाज है, समाज में अच्छे और बुरे सब तरीके के लोग रहते हैं। वैसे ही प्रशासन में एक अच्छे अधिकारी भी होते हैं और बुरे अधिकारी भी होते हैं, जिन्होंने भी गैर यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कह दीजिए, कम शब्दों में कह दीजिए कि योजनाओं का लाभ गिना करके अपना वोट बैंक भी मजबूत किया जा रहा है। अगर वोट बैंक मजबूत कर रही, जनता योजनाओं से लाभान्वित होगी तभी उनका विकास होगा, उनका विकास होगा। अगर हम उनका विकास अपने पॉकेट में रख के सरकार चलाएंगे तो वो हमें क्यों पूछेंगे? अब तक यही हुआ करता था। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा सवाल में प्रभाकर जी आपके पास हो रहा है, जनता लाभान्वित हो रही है तमाम सारी योजनाओं को लेकर के। देखिए अब भाई देखिए, रोटी है, रोटी भी सरकार दे रही है, अब देखिए मकान था और मकान भी अब दे रही है, बचा कपड़ा, तो अब बस कपड़ा ही अब अगले एजेंडे में बस आने वाला है, बस चुनावी घोषणा होने वाली है। लेकिन जब वोट बैंक से अपना कहीं ना कहीं योजनाओं के तहत अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, ऐसे में फिर अब आप लोगों के पास क्या विकल्प रहेगा जनता के पास आने का? जी आलोक जी, वस्त्र जब पहनने लायक होता है तो फटने लगता है, जब उसकी मुलायमियत अपनी शीर्षता को प्राप्त करती है तो फिर वो कमजोर होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी, इस देश को, इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग की है भारतीय जनता पार्टी। भाई कब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आप? कितने दिनों तक आपका यह प्रयोग का अभ्यास चलते रहेगा? ये एक बार प्रयोग करते हैं कि अब इस प्रयोग पर जी हम ऐसे चुनाव जीतेंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। जनता आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही है, आप प्रयोग कर रही हैं और उस एक्सपेरिमेंट के तहत कि अब यह काम मैंने किया और इसका प्रचार प्रसार मैंने काफी कर दिया, अब जनता उससे लाभान्वित हो या अलाभान्वित हो वो जनता का सरदर्द है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को, आलोक जी, कुछ राशि दी थी, प्रधानमंत्री निधि योजना क्या उसका नाम। अब उन सबों से पैसा की वसूली हो रही है। जब वो विरोध कर रहे हैं कि भाई पैसा काहे मांग रहे हो, भाई हम लोग तो इसको मदद समझते थे, तो कहा जा रहा है कि नहीं तुम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करो, इसका कैशबैक मिल जाएगा। अब ये देखिए एक प्रयोग का नमूना। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि की ओर। आज तक भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देश जनता नहीं समझ पाई कि इनका संकल्प क्या है जी, कि ये किस बात से संकल्पित हैं कि उस संकल्प से देश को सिद्धता को प्राप्त कराएंगे देश को। तीसरी बात, आप अगर ईमानदारी से, आपकी सरकार, शबनम जी बड़ा प्रसन्न होता, मैं बड़ा खुश होता, विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं देती। आपकी बातों को थोड़ा सा मैं कह दूं कुछ देर के लिए कि अगर आप सहृदयता और सहर्षता पूर्वक स्वीकार कर लेती कि भाई मैंने यह प्रयास किया है, क्योंकि भारत हमारा विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। इस विकासशील देश के क्रम में मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, इतना मैंने किया है, इसमें कुछ त्रुटियां अगर रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जनता से। लेकिन आपको यह काम नहीं करना है। यह काम करना है कि किसी योजना का नाम देके होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। अब भाई चीफ सेक्रेटरी वहाँ पुरस्कृत हुए और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पूरी बात बता दी है कि आपका यह उत्तर प्रदेश में, जब आपका घर ही ठीक नहीं है, जब आपका अपना आवास ही ठीक नहीं है, अपने घर में दीपक न जलाएं, आप पूरे संसार के लोगों के घर में दीपक जला दें, तो कभी चैरिटी बिगिन हो भाई अपने यहाँ शुरू होती है। तो आपके यहाँ तो वह सुविधाएं से लोग वंचित रहे, लेकिन गुजरात में आप पुरस्कार पा रहे हैं, क्योंकि पुरस्कार लेने वाले आप, पुरस्कार का नियामक तय करने वाले आप, पुरस्कार देने वाले आप, सब में तो आप ही हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। और अंतिम बात आलोक जी कह के मैं समाप्त करूंगा कि इस आवास योजना में आप सर्वे, अभी आलोक जी ने एक प्रश्न उठाया आपने बाढ़ की विभीषिका पर, क्या 6 साल आपको इस सत्ता में रहते होने जा रहा है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते हैं, क्या यह प्रकृति प्रकोप, इस विभीषिका को आपकी सरकार ने अनुभव नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने यह इस पर चिंतन नहीं किया कि इससे कैसे जनता परेशान न हो, इसके लिए हम क्या उपाय करें?
जब विभीषिका आ गई तो वो अपन बयान देने जी चले बिल्कुल, आए बाढ़ से और पहले लगे बैठकों का दौर लगातार जारी था। शबनम जी, आप सवाल का जवाब सोच के रखिएगा, मैं आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं डीआर साहू जी के पास आ रहा हूं। डीआर साहू जी, अब जब हम बदलाव को लेकर के बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उन लोगों का लाभ मिल रहा है जिस वर्ग के लिए चलाई जा रही है। पुनर्मूल्यांकन भी करवा रही है कि जो योजनाएं हैं अगर किसी गरीब के लिए हैं और अगर किसी दलित के लिए हैं, तो जो योजनाएं हैं सीधी सी बात है उनका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि अब इसकी एक सराहना करनी चाहिए, क्योंकि पहले की जो योजनाएं तो पहले भी थी, लेकिन क्या आपने भी एनालिसिस की होगी, क्या उन लोगों को उनका लाभ मिल पाया? लेकिन अब कहीं ना कहीं हालात बदले, परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, विकास यात्रा जो है जी। ये जब से आज़ादी हुई है उससे विकास यात्रा की शुरुआत हुई है। उससे पहले तो ठीक है, ब्रिटिश के समय में भी विकास यात्रा की बात है, लेकिन जब आज़ाद भारत की बात करें तो विकास यात्रा में हम लोगों ने देखा कि योजनाओं के माध्यम से कैसे किया गया। और जाते जाते 2014 तक आप देखेंगे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और 2009 में आपने देखा होगा आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर थी। अब इस आर्थिक स्थिति की कमी होने की वजह क्या है कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो मध्यम वर्ग जो है लगभग 1/4 हमारी आबादी है। उस आबादी में यही मध्यम वर्ग कहाँ से आए हैं कि भाई वही ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। लेकिन अब उस मध्यम वर्ग में आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र या कृषि इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को एक अलग रख रहे हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि जब कृषि क्षेत्र को यदि मजबूती नहीं दी जाएगी, कृषि क्षेत्र से हम सभी लोग निकल आएंगे और सारी योजनाएं जो है, अभी ये बात है सभी समाज विज्ञानी और सभी लोगों का ये कहना है कि गांव में कोई रहना पसंद नहीं करता है। गांव में जो वही लोग रहते हैं जो कृषि भी नहीं करते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और उसी तरह की चीज़ें हैं। और जहाँ पे खेती की बात आती है वहाँ पे भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति को सुधारना और खेती को सुधारना, कृषि को सुधारना, इसी आधार पे जो कार्यक्रम है वो एक बेहतर तरीके से हर समय चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि इसको त्वरित करने की बात है और इस तरह की योजनाओं की बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस सरकार ने शुरुआत की, किस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, वो बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बात ये है कि सीधे लाभार्थियों के पास जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। बात वहीं पे आती है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां हैं और इस इम्प्लीमेंटेशन में जो गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस की बात है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि चुनाव मोड में हर समय 24/7 में रहते हैं। लेकिन चुनाव में जब हर समय मोड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रचार प्रसार में आप लगेंगे तो गवर्नेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उस गवर्नेंस के लिए मेरा ये मानना है कि इस सरकार को ये बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि इस गवर्नेंस में, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी है। बात सही है, जांच भी हो रहा है, लेकिन बात यह है कि बहुत ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो सरकार इतने उम्मीदों के साथ लोगों ने, जनता ने आपको वोट दिया है और मतदान बिल्कुल किया है, यानी कि कहने का तात्पर्य यही लगभग कि जनता की आशाओं के, उम्मीदों के अनुरूप अब सरकार को कहीं ना कहीं काम करना होगा। मैं शबनम जी के पास आ रहा हूं। शबनम जी, कुल मिलाकर अब आपको क्या लगता है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका असेसमेंट करने की सीधे तौर पर जरूरत है, क्योंकि अब वाहवाही लूटने का वक्त नहीं है, वास्तव में कहीं ना कहीं धरातल पर जाने की। चाहे मैंने बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाकों का और बाढ़ का दंश किस तरीके से झेला, मैंने एक तीखा सवाल भी आपसे किया, कहीं ना कहीं अब उन परिस्थितियों में, उन हालातों पर मंथन करने की जरूरत है। आलोक जी, देखिए, अगर समीक्षा नहीं होती तो भ्रष्टाचार अगर किसी अधिकारी ने किया या गैर जिम्मेदाराना हरकत जिसने किया, वो पकड़ में नहीं आते और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो आप लगातार देखते आए इन 6 सालों में कार्रवाई भी होती रही है और बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। अब कांग्रेस के साथी ने बहुत से आरोप लगाए, मैं उनके आरोपों का एक एक करके जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने PIL की चर्चा की। देखिए, PIL कोई भी जनहित में कर सकता है, पर जब PIL करते हैं तो कोर्ट सरकार से उत्तर मांगती है और वो उत्तर सरकार देती है। आपने देखा बुलडोजर चलने के मामले में भी PIL हुआ था और उसके बाद वो जब सरकार ने अपने सारे कागजात दिए, सबूत दिए, तो कोर्ट ने बाइज्जत सरकार को सरकार के पक्ष में अपना जजमेंट दिया और पता चला कि बुलडोजर जहां भी चला है वो नियमानुसार चला है। प्रयोगशाला की ये बात करते हैं तो
प्रयोगशाला तो प्रियंका गांधी शबनम जी, ये तमाम सारे सवाल मुझे मत गिनाइए। मैं आज जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहा हूं, मेरा सवाल का आप जवाब दीजिए। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का भी लक्ष्य रखा था। लगे हाथों जब आप इतने सारे सवालों का जवाब दे रही हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, जरा इस सवाल का भी जवाब जरा चाहूंगा आपसे बेबाकी से। आप देखिए जिस तरीके से, अगर लखनऊ के उत्तर प्रदेश को भी देखिए, स्मार्ट सिटी जिस तरीके से बनाया जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्रैफिक चलता हुआ आपको रास्ते में दिखता है, जगह जगह आपको शौचालय। एक बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो कमता के पास अगर आप अभी भी निकल जाइए इन हालातों में, और मैं आपको समय सीमा भी बता दूं कि उससे पहले आप पार नहीं कर पाएंगी रास्ता। आप किस ट्रैफिक की बात कर रही हैं मैम? देखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं किया जाता था। जो लाइट्स थे, सिग्नल लाइट जलते बंद होते थे, लेकिन सिग्नल, रेड सिग्नल पे रुकना और हरे पे चलना, ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं था। हमारी सरकार ने आके किया। अगर आप देखिए तो जगह जगह पे कैमरे को लगाना हमारी सरकार ने किया। अगर आप देखिए तो अटल बिहारी चिकित्सालय, जो एक बड़ा चिकित्सालय है, उसकी स्थापना हमारी सरकार ने किया। जगह जगह सार्वजनिक शौचालय देखने को मिलेगा। जो कनेक्टिविटी है हर शहरों से, जो स्मार्ट सिटीज हैं, उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया, इलेक्ट्रिक बसों को चलाया है। इस तरीके से बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। अब इसको देखा जा सकता है, जब लोग अब इतने खुद समझदार हो गए हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ा वो समय का मार्जिन लेकर के चलते हैं कि अगर भाई रास्ते में इतना जाम लगेगा तो अब 30 से 35 मिनट लोग जाम जैसी स्थिति को लेकर के चलते हैं, लोग मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं। लेकिन मुद्दा खैर हमारा ये नहीं है। मुद्दा तो हम बात करें शहर की सुविधाओं को लेकर के, सुविधाएं मिले और आप जो योजनाएं चल रही हैं। सवाल ये कि आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कहा, भाई हम तो कहते हैं आप पीएचसी सीएचसी में बढ़िया सुविधाएं करा दीजिए, लोग क्यों बड़े अस्पतालों की ओर रुख करें? क्यों शबनम जी? देखिए, पहले से बेहतर हुआ है पीएचसी सीएचसी का। आप देखिए कोरोना काल में ही आपको पता चलेगा कि चाहे वैक्सीनेशन का हो या जांच कराने की सुविधा हो, सारे पीएचसी सीएचसी में पूरी तरीके से जांचें भी हुआ करती थी और वैक्सीनेशन का कार्य भी होता था। इससे पहले कितने लोग पीएचसी सीएचसी जाते थे, लोग पीएचसी सीएचसी सुनते ही मुंह नाक बनाने लगते थे। पर आज आप देखिए पीएचसी और सीएचसी में जो दवाएं हैं उनका भी वितरण होता है, डॉक्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर देखते हैं। तमाम और कई पीएचसी सीएचसी को पीपीपी मॉडल पे भी शुरू करने का कार्य शुरू हो चुका है। भाई इसमें तो मैं सीधे सीधे जो मॉडल आप लोगों ने भेजा, मैं एक बार वंशराज जी के पास आ रहा हूं। वंशराज जी देखिए, अब आपके मॉडल को भी बराबर टक्कर दे रही है सरकार, अब मत कहिएगा। देखिए, शबनम जी बड़ी बहन भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आज बहन का भाई से सीधा सवाल है। होमवर्क कम करके आती है डिबेट। जी, लेकिन होमवर्क करके कम आती हैं। मुझे लगता है होमवर्क करके आना चाहिए। ये आलोक जी मोबाइल से शायद दिख रहा होगा, लेकिन ये एक खबर है, कल आज की खबर है। इसमें इनके ही सरकार के मंत्री हैं जतिन प्रसाद जी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम विभागों के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी बोले लखनऊ इतना गंदा है तो और अन्य जिलों को क्या होगा, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट लाइट, सफाई और यातायात व्यवस्था जो अभी आपने उठाया कि अगर आपको कमता की तरफ जाना हो या अमूमन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसी भी सड़क पे आपको चलना है तो 25 से 30 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय लेकर चलना पड़ेगा। तो ये तो रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर मंत्री जी स्वयं दर्द बयां कर रहे हैं कि जब ये राजधानी का हालात है तो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों का क्या हाल होगा। दूसरा, आपने एक सवाल किया, बहुत सही सवाल किया कि क्या 2022 के अंत तक आते आते स्मार्ट सिटी लखनऊ बन जाए, लखनऊ समेत तमाम शहर बन जाएंगे क्या? अरे आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, सांसद एक गांव सांसद लेगा। आज जब स्मार्ट गांव नहीं बन पाए पिछले 8 सालों में, तो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं? कल्पना आप चलिए इन तमाम सारे सवालों का जवाब सांझ को आज क्या शबनम जी से लीजिए ना। एक भाई का सवाल है, बहन जल्दी से जवाब दे दे, जल्दी से। जी शबनम जी सवाल का जवाब देते समय बहुत कम है। जी ठीक है, योजनाएं लाना अलग बात है, उनको मूर्त रोक देना अलग बात है, कितना उनका असेसमेंट होता है, कितना उनका पुनर्मूल्यांकन होता है। शबनम जी सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। जी, लगातार विपक्षी पार्टियां इस बात से हतप्रत रहती है कि इनके मंत्री इन कमियों को निकालते हैं और
जब समीक्षा की बात आती है तो मैं बार बार यही कहती हूँ, ये समीक्षा हमारे ही मंत्री कर रहे हैं, कोई हम विपक्ष में रह के समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता में रह के अपने कामों की समीक्षा करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। ये हमारे मंत्री, कार्यकर्ता, नेता सभी करते हैं और इस पर आप हतप्रत इसलिए है क्योंकि आप लोगों की ये कार्य प्रणाली नहीं है, आप अपने कामों को छिपाते हैं, इसीलिए आपके जो गड्ढे वाले काम है हम तो वो चिल्लाते हैं जब तो कोई आप दूसरी सरकार आती है तो पत्रकार चिल्लाते हैं तो आप मुकदमा कर देती हैं। यही वजह तो है अपने कि मंत्री विपक्ष जहाँ कहीं सरकार में है वहाँ उनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर चले गए हैं या जमानत पे बाहर हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं चिल्ला रहे हैं, इस दर्द बयां कर रहे हैं। विपक्षी नेता चिल्लाता है तो उसके ऊपर मुकदमा, पत्रकार चिल्लाता है तो उसके ऊपर मुकदमा। अरे भाजपा के नेता स्वयं चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बर्बाद अवस्था में 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे बर्बाद अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश। कार्रवाई करते हैं तो आपको इस पर पीठ थपथपाना चाहिए क्योंकि आप लोगों की सरकारों में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आप लोगों की सरकार जहां है वहां पे किसी को चूबी कसने का नहीं है, पर हमारे खुद के नेता, खुद के कार्यकर्ता, खुद के मंत्री किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और उसे खुलेआम बोलते हैं और उसे बेहतरी की तरफ ले जाने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपने जल शक्ति मंत्री के ऊपर बताइए, आपकी पूर्व सरकार के मंत्री, जल शक्ति मंत्री, शिक्षा मंत्री सबने आकंठ भ्रष्टाचार किया। मुद्दा ये नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितनी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ। मैं एक बार डीआर साहू जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, चर्चा अब इस पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर कहा है, एजेंडा साफ है कि गरीबों को उनकी योजनाओं का लाभ मिले। तमाम सारी योजनाएं चली जा रही, ये उनके प्राथमिक तौर पर एजेंडे में है। अब चर्चा इस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, आपको मैं बता दूं, भारतवर्ष में किसी भी राज्य में यदि गरीबों की स्थिति देखा जाए, गरीबों की स्थिति में गरीब होने का पीछे और एक बहुत कारण है कि उनकी जो भार है वो सबसे महत्वपूर्ण भार होता है स्वास्थ्य की हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और वो जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है और उसके बारे में आपने देखा होगा, इस तरह की बहुत सारे रिपोर्ट्स है, बहुत सारे स्टडीज़ है जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है क्योंकि उनके पास उसकी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए हमको ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत सारे स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, बहुत सारे योजनाएं, बहुत कुछ अच्छी है, बहुत सारे कार्यक्रम अच्छी है, लेकिन बात यह है कि ये धरातल में या जो पूरे ज़मीन में उतरने में 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो उसमें लोगों की अपेक्षाएं जो है, उम्मीदें जो है, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रतिक्रिया के रूप में आए और वही प्रतिक्रिया जो उनको इतनी वाहवाही दे रहे थे और उनको जिता रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़े। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की इस तरह से जो कहते हैं कि भाई अंधों के सामने जाके शीशा बेचना, अंधों के दुनिया में जाके शीशा बेचना, वो उम्मीद तो है, लेकिन बात ये कि कारगर होना पड़ेगा। तो कारगर के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो बहुमत और जनादेश आपको मिला है, तो उसमें जो तरह तरह की प्रोग्राम है, जो तरह के कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, उस योजना में प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसकी प्रोएक्टिव होने के लिए सरकार को बहुत अच्छी तरह से अपने आप को इसको तेजी से लाना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। देखिए, आपके लिए एक सुझाव आया है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीनियर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं डीआर साहू जी, उन्होंने ये सुझाव दिया है प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। शबनम जी, खाली योजनाएं गिनाने से काम नहीं होगा कि आप आज आई और आपने आयुष्मान योजना की भी बात कर दी, आपने कोरोना काल की भी बात कर दी, बेहतर काम किया, या ये योजनाएं इस वर्ग के लिए है। सवाल ये कि उसका असेसमेंट भी करने की जरूरत है कि जिस वर्ग के लिए योजना चलाई जा रही, क्या उसका उस तक लाभ मिल रहा है। शबनम जी, निश्चित तौर पे साहू जी ने जो बात कही है वो बहुत ही जरूरी बातें कही हैं, क्योंकि कोई भी योजना जब धरातल पर पहुंचती है तो उसकी समीक्षा भी सरकार को करनी चाहिए और हमारी सरकार इसको कर रही है। और इनके कहने से इस बात पे जरा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। निश्चित तौर पे इस पे तवज्जो और भी देने की जरूरत है कि जो कार्य हो रहा है वो धरातल पर। देखिए डीआर साहू जी, अब आपकी बात देखिए विभाग तक पहुंचेगी, अब सरकार तक। जी साहू जी, अगर धरातल पर नहीं पहुंचता तो जनता हम पर फिर से विश्वास भी नहीं करती। पर हाँ, जनता के विश्वास को और प्रगाढ़ करने की जरूरत है ताकि उन तक
100% जो लाभ है वो पहुंचे। हम पैरालिसिस जो पॉलिसी पैरालिसिस का युग था उससे पॉलिसी कॉन्शियसनेस के युग में तो जरूर लाए हैं उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को, पर इसको और मजबूत करने के लिए उनकी आशा और आकांक्षाओं प्रभाकर को जी, पूरा जनता करने का के लिए विश्वास जीतने के लिए सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तमाम सारी योजनाएं हैं, असेसमेंट है, और लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल बताने के लिए क्या है और जनता के बीच जाने के लिए क्या है? किन किन मुद्दों को लेकर के आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएगी? आलोक जी, 2-3 बातें कहूंगा भाजपा से, अगर उचित समझेंगे तो जवाब दे देंगी, देश की जनता सुन लेगी उसको। जिस समय यूपीए सरकार थी, अभी डॉक्टर साहू ने कहा ये बात कि 2009-2014 से पहले महंगाई नहीं थी। आप देश के सारे पुरस्कार प्राप्त कर लें, सर्वे करा के देश के पीएम को विश्व का सबसे बड़ा नेता बता दें, कोई दिक्कत जनता को इससे नहीं है। आप जो है आत्मबोधित होते रहें, ये बातें सुन सुन के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहला प्रश्न मेरा यह है, जब यूपीए सरकार थी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के फर्श से लेके अर्श तक के सारे नेताओं ने चौराहे चौराहे खड़ा होकर सिलेंडर लेकर, उसमें बोतल में पेट्रोल डीजल ही मिलता था, हाथ में दिखाते हुए आंदोलन करते थे। क्या उनको उस समय नहीं मालूम था कि क्रूड ऑयल के दाम के आधार पर यहाँ दाम बढ़ता है? उस समय अगर कोई सफाई देने का प्रयास करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 50 पैसे की बढ़ोतरी में, आलोक जी, जयपाल रेड्डी ने कहा कि 50 पैसे बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उनका व्यंग कसते हुए मजा ले रहे थे। बिल्कुल, ओनली 50 पैसे, ओनली 50। या पहले बीच में सुन लीजिए, पांडे जी बोलिए मत, नहीं पांडे जी बोलिए मत, आप जरा आप सुन लीजिए पहले हमारी बात। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्रभाकर जी, हमको कर दीजिए पूरा। जी, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत 30 बुनियादी बात कह रहा हूँ। सर। आज जो आप जवाब दे रही हैं, यह बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि क्रूड ऑयल के हिसाब से दाम कम होता है, उसके आधार पर बढ़ता है, तो क्या उस समय आपको ये बात नहीं मालूम थी? दूसरी बात आइए, देश का सब कुछ आपको मिल जाए, बार बार चुनाव जीत जाइए, आपको ये मालूम है, आपका अंतःकरण जानता है, अंतरात्मा अंतःकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा इसमें धिक्कार रही है कि तुम मंच पर क्या कह रहे हो, चौकी के बाद चौका में नहीं ला रहे हो, चौकी के बाद चौका में, चौकी के बाद चौका में ला रहे हैं आप, और बार बार कह रही हैं। एक बड़ा मुद्दा है आप जिस तरीके जिस पर मंथन करने की जरूरत है। शबनम जी, एक फाइनल कमेंट जल्दी से। जानता है कि देश की विश्व की सबसे बड़ी महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी उसके कार्यकाल में, अरे 19 से पहले 5 साल थी आप, 19 से पहले 5 साल ही, 14 से 19 से, कोरोना तो 19 में आया, 19 से पहले महंगाई खत्म हो गई थी, 19 से पहले थी कि नहीं थी आप? ठीक है, 14 से 19 5 साल रही ना भाई, महंगाई नहीं थी उस समय। जी, मैं आपसे इस समय क्यों कह रही है बातें? वंशराज जी, आपके दौर में डबल डिजिट, चलिए अब आप यहाँ जनता भूखे मरे, भाई सरकार को लोग तो आज आज पर भीख मांगे करने की जरूरत है, और आप वंशराज जी, पुरस्कृत हो, आप अपनी बात रखिए, आप जल्दी से। सम्मानित जी, हो, वंशराज जी, मेरे आप पास मिल रही उसको है। से अलंकृत हो, यही आपका कर्म है। आलोक जी, इन लोग को चुप कराइए जरा। जी जी सर, वो ऑनर नहीं जा रही, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जी, मैं सबको बराबर से मौका दे रहा हूँ। जी जी, अपनी बात रखिए, आप बोलना शुरू करिए जल्दी से। देखिए, हाँ। मैं पूरी इस डिबेट का जो लब्बुल हुआ, बस 30 सेकंड में, हाँ, जी, जी। सारे फैक्ट्स एक के बाद एक, बस 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगा कि सारे फैक्ट्स आज जनता के सामने आपके माध्यम से रखा गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। एक छोटी सी नसीहत थी कि बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो बन रहा है महान झूठ बोलकर। कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सबसे प्यार कर, चली है उम्र भर दुकान किसकी झूठ बोलकर, तो झूठ बोलने का काम आप। चलिए, डीआर साहू जी,
सच और झूठ का फैसला हम और आप नहीं करेंगे यहां पर मंच पर बैठ करके। जनता जनार्दन होती है, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है और वही जनता सत्ता से उतारने का मादा भी रखती है। बहुत कुछ जनता पे हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीतिक संस्कृति में जो सत्ता में है और जो अपोजिशन में है, इनकी बातों में एक तरह से जो सभी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की बातों को और विपक्ष की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि और सारे जो कमियां हैं उस कमियों को लेके सरकार इसमें कंसर्न हो तो हो सकता है समस्या की हल की तरफ हम जा सकते हैं। जी चलिए, कमियों पर भी मंथन करने की वाकई में कहीं ना कहीं जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका भी, वंशराज जी आपका भी, डीआर साहू जी आपका भी, और साथ ही साथ प्रभाकर पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है, जिसकी सराहना हर तरफ की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, उन पर भी कहीं ना कहीं बात करना, मंथन करना बेहद जरूरी है। आज के समय में विचार हम सबको करना है। नमस्कार।